डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो वाटर अगर कहीं किसी पूल में है या किसी और कंटेनर में है तो उसकी प्यूरिफिकेशन हम करेंगे बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाश अलम। तो पोटाश अलम से क्या होगा वो आपको नोट करना है। पोटाश अलम में क्या होता है कि एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस होते हैं जो वाटर में अगर कहीं कोलाइडल डस्ट पार्टिकल हैं तो उनमें जब हम एल्युमिनियम आयंस ऐड करेंगे तो वो जनरली क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो एल्युमिनियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो उसको क्या कर देंगे, कोएगुलेट कर देंगे और इस तरह से वो सारे पार्टिकल जो हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको बाद में हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है बाय एडिंग पोटाश अलम की जाती है, जिससे कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट। और पोटाश अलम से हमें मिलेंगे एल्युमिनियम आयन। अगर आपको पोटाश अलम का फार्मूला नोट करना है तो वो भी कर लीजिए। ये होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। तो इस तरह से हम कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय एडिंग पोटाश अलम। और सेकंड पॉइंट देखते हैं सीवेज डिस्पोजल। तो सीवेज में क्या है, जैसे कि ये कोई डर्ट है, मड है, तो इस तरह से उसमें कोई हाई चार्ज की प्लेट्स लगाते हैं तो उसमें कोई अपोजिट चार्ज देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितना भी डर्ट पार्टिकल हैं वो कोलाइडल फॉर्म में होती हैं, और वो अगर अपोजिट चार्ज में है तो यहाँ पर वो क्या हो जाती हैं, वो सभी पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर और उनको सीवरेज में से रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें जो फिनोमिना यूज़ हो रहा है, हाई पोटेंशियल पर जब हम कुछ यहाँ पर प्लेट्स लगाते हैं, अपोजिट चार्ज देते हैं, तो इस फिनोमिना को आपको याद है क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हम सीवेज डिस्पोजल का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशंस हम यहाँ पे कराएंगे, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड है, तो उसमें फिनोमिना कौन सा यूज़ हो रहा है, जैसे इसमें कोएगुलेशन था, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस था, और आगे जो हम एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें कौन सा फिनोमिना यूज़ हो रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सपोज सी वाटर है और कोई रिवर जो है सी में एंटर करती है, सपोज इधर से रिवर आ रही है, तो जब रिवर एंटर करती है तो वो सीधी सी में नहीं आकर इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप ले लेती है इस तरह से, और यहाँ पर और भी ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पर एक रेत का जैसे ढेर लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो जो रिवर वाटर है वो ऐसे स्ट्रेट वे सी में नहीं आते इस तरह से, और उसमें एक इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ बनता है, तो जिसको डेल्टा बोलेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है ये आपको जानना है। तो जो रिवर है उसमें क्या है, सैंड पार्टिकल्स हैं। तो सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, और सी के किनारे पर क्या है, NaCl साल्ट होते हैं। तो साल्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो वो सैंड के कोलाइडल पार्टिकल्स को बाहर ही क्या कर देते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब यहाँ पर रेत का ढेर लगना शुरू हो जाता है तो रिवर उसके ऊपर से ना आकर साइड से आती है। तो इस तरह वजह से ये डेल्टा फॉर्मेशन होती है। तो ये डेल्टा फॉर्मेशन होने का मेन रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि कोएगुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी। तो सी में या सी के किनारे पर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो सैंड पार्टिकल्स को क्या कर देता है, कोएगुलेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोएगुलेशन। तो इस वजह से यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो स्मोक प्रेसिपिटेटर किस तरह से काम करता है, और आपको ये भी नोट करना है कि इसको कॉन्ट्रेल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो जो इंडस्ट्रीज़ में चिमनी होती है तो उसमें ऐसे स्मोक बाहर जो निकलता है, तो कभी कभी उसमें कुछ अनबर्न पार्टिकल होते हैं जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वो बाहर आकर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो स्मोक में गैसेस तो होती ही हैं, लेकिन अगर ये इस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स भी आएंगे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन पार्टिकल्स को रिमूव करना जो है इसी को बोलते हैं स्मोक प्रेसिपिटेटर, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जब इंडस्ट्री से इस तरह से स्मोक एंटर करता है चिमनी में, तो उससे
से पहले हम ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं जिसको कॉन्ट्रेल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। तो जो स्मोक के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल हैं, वो उसमें कोलाइडल फॉर्म में होते हैं और यहाँ से हम हाई डीसी वोल्टेज देकर, अपोजिट चार्ज देकर उन पार्टिकल्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो वो यहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगे इस इलेक्ट्रोड से हाई डीसी वोल्टेज लेकर, क्योंकि इसमें अपोजिट चार्ज दिया जाएगा। जो भी पार्टिकल्स के ऊपर होगा उससे अपोजिट चार्ज यहाँ मेंटेन हो सकता है और वो पार्टिकल जब इससे स्ट्राइक करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वो स्मोक में आगे नहीं जाएंगे। तो इसमें फिनोमिना कौन सा यूज़ हो रहा है ये आपको ज़रूर नोट करना है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जब यहाँ पे दिया जाता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये कॉन्ट्रेल प्रेसिपिटेटर, जो स्मोक में सिर्फ पॉइजनस गैसेस को ऊपर जाने देता है और पार्टिकल्स को पहले ही वो कोएगुलेट कर देता है, मींस कि वो यहीं पर रोक लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन कैसे हो सकती है? सपोज़ यहाँ पर ये क्लाउड्स हैं और इनके पास काफ़ी वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या होता है, ड्रॉप्स बनती हैं, तभी रेन हो पाती है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो क्लाउड्स में कोलाइडल फॉर्म में हैं और वो क्लोज नहीं आ रहे हैं, तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि किसी एरोप्लेन से इनके ऊपर अपोजिटली चार्ज के सैंड जो है इसके ऊपर थ्रो की जाए, ताकि यहाँ पर ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोलाइडल फॉर्म में आकर यहाँ पर क्या हो जाए, कोएगुलेट हो जाए, मींस कि वो कंबाइन करके एक बिगर साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो, जिससे कोएगुलेशन से, और इस तरह से वो ड्रॉप बन जाए और इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप वो नीचे गिरे, जिसे हम रेन बोलते हैं। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को अपोजिटली चार्ज सैंड से कोएगुलेट करना, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल रेन इसको बोलते हैं। कोलाइड्स की कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जो हम आगे देखते हैं। जैसे ये अदर एप्लीकेशंस में हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का जैसे ब्लू कलर होता है तो वो क्या रीज़न है? इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल डस्ट पार्टिकल। तो कोलाइडल डस्ट पार्टिकल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, जिसको आप क्या बोलेंगे, ये एक टिंडल इफेक्ट की वजह से, जो टिंडल इफेक्ट में यही बताया गया है कि लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, तो उसमें ब्लूइश कलर जो है आपको स्काई का दिखाई देता है। इस तरह से कोई मूविंग स्टार जैसे होता है, कोमेट होता है, तो उसकी टेल दिखाई देती है। तो इस तरह से जब ये मूव करता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से एक टेल दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक ये, क्योंकि यहाँ भी क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो जब इससे यहाँ से स्टार से क्या होगा, लाइट इसको मिलेगी, तो ये एक टिंडल कोन बन जाएगा। तो टिंडल कोन जो बनेगा, ये भी मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आपको ये टेल ऑफ कोमेट जो है वो दिखाई देती है एज ए टिंडल कोन। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और आगे है ब्लीडिंग स्टॉप्स व्हेन फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज अप्लाइड। जो ब्लीडिंग पार्ट होता है, कहीं पे ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसमें अगर हम फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो ब्लड जो होता है वो कोलाइडल फॉर्म में होता है। तो FeCl3 से क्या मिलेगा, Fe3 पॉजिटिव आयन मिलेंगे, जो ब्लड को क्या कर देंगे, कोएगुलेट कर देंगे। तो इस तरह से ब्लड कहीं से फ्लो हो रहा है किसी बॉडी पार्ट से, तो वो कोएगुलेट हो जाता है। तो इस तरह से आप पोटाशियम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन होते हैं, फिटकड़ी जिसे बोलते हैं। तो आफ्टर शेव के तौर पे उसको बाद में कुछ लोग कहीं कट्स वगैरह लगते हैं फेस पर, तो उसको यूज़ करते हैं। तो ये भी एक कोएगुलेशन का ही एग्जाम्पल है। एक और पॉइंट है, ये भी आपको नोट कर लेना है, लेदर गेट्स हार्डन आफ्टर टैनिंग। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? तो टैनिंग का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, टैनिन का, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे इसमें डिस्पर्स फेस के। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो कोगुलेशन होगी इसमें, तो वो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का इसमें रहेगा केस, जिससे लेदर जो है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उसकी टैनिंग करते हैं, मीन्स की टैनिन उसमें ऐड करते हैं। तो ये म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन भी आपने पढ़ा है। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर NCERT में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो इस तरह से जो भी कोलाइड्स की एप्लीकेशन मैंने आपको बताई हैं, खास तौर से उसमें डेल्टा फॉर्मेशन या कॉन्ट्रेल प्रेसिपिटेटर, ये आपको रीड कर लेनी है। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते हैं।
जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न वाई ए फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एड्सॉर्बेंट। तो एक जो डिवाइड किया हुआ सब्सटेंस होता है, एक बिग पीस की बजाय अगर छोटे छोटे पीसेस में या पाउडर फॉर्म में लें, तो इस तरह से आप इसमें क्या बोल सकते हैं कि उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वो एक अच्छा एड्सॉर्बेंट हो जाता है। तो ये रीज़न आपको इसमें नोट कर लेना है, ड्यू टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया इट बिहेव्स एज मोर इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट। तो ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको ये जरूर करना है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज ए कोलाइडल सोल स्टेबल। तो कोलाइडल सोल स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं दे कैरी सेम चार्ज, सबके ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज होता है, इसलिए चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और इजीली कोएगुलेट नहीं होते हैं। तो इस तरह से कोलाइडल सोल जो हैं वो स्टेबल होते हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन कोलाइडल सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड AS2S3 आर मिक्स। तो जब इन दोनों कोलाइडल सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो आपको याद ये रखना था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में डिस्पर्स फेज पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इस केस में नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कोएगुलेट कर देंगे और इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू गोल्ड सोल इफ जेलेटिन इज एडेड टू इट। कि गोल्ड सोल को क्या हो जाएगा अगर हम उसमें जेलेटिन ऐड कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि ये तो है लियोफोबिक कोलाइड और जेलेटिन होता है लियोफिलिक, तो ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और इसलिए गोल्ड सोल अगर उसमें जेलेटिन या स्टार्च का सोल्यूशन जो है मिक्स किया जाता है तो वो इजीली कोएगुलेट नहीं होता है। तो इसमें आपको कहना है कि गोल्ड सोल विच इज़ लियोफोबिक स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए लियोफिलिक कोलाइड ऑन एडिशन ऑफ जेलेटिन एंड जेलेटिन क्रिएट्स ए प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन गोल्ड सोल। तो वहाँ पे वो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिफ्थ है, व्हाट इज कोलॉइडियन। तो ये क्या होता है ये आपको इसमें से नोट करना पड़ेगा। कोलाइडल सोल ऑफ सेलुलोज इन इथाइल अल्कोहल। सेलुलोज का इथाइल अल्कोहल में जो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं उसको कोलॉइडियन बोलते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी आते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन। तो इसमें आपको फिनोमेना बताना होता है कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो जैसे ये ए पार्ट है, बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू AS2S3 सोल। तो ये कोलाइडल सोल है, तो उसमें लाइट अगर पास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी और जिसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो इस तरह से इसमें टिंडल इफेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बात आप इसमें लिखेंगे। और बी पार्ट है, KCl इज एडेड टू फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर KCl ऐड करते हैं तो KCl आपको पता है क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट से अपोजिट चार्ज लेकर जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो KCl से वो Cl नेगेटिव को अब्जॉर्ब करके तो क्या हो जाएगा, उसमें कोएगुलेशन हो जाएगी। तो इस तरह से अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपरली पास करते हैं कैथोड एनोड लगाकर, तो कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ सभी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा कि ऐसे यू शेप ट्यूब में हमने ये फिनोमेना आपको बताया था। तो इस प्रोसेस को बोलते क्या हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि इस केस में इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है, डिस्क्राइब ए केमिकल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोल ऑफ सल्फर एंड प्लेटिनम इन वाटर। तो ये सल्फर और प्लेटिनम का दोनों का अलग अलग है कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर में आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको केमिकल मेथड ही एक्सप्लेन करना है, मीन्स कि कोई रिएक्शन देनी पड़ेगी। तो ये कैसे इसको कर सकते हैं, तो सल्फर का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर आप H2S गैस पास कर दें ब्रोमीन वाटर में से
तो ये सल्फ़र का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा और 2HBr निकलेगा। तो यहाँ H2S का से जब S बनाते हैं तो ये प्रोसेस जो हुई है ये ऑक्सीडेशन हुई है, और ब्रोमीन वाटर जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कैसे पता चला कि आपको ऑक्सीडेशन हुई है? यहाँ पर H2S जो है ये सल्फ़र -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर ये 0 स्टेट में है। तो -2 से 0 जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है तो ऑक्सीडेशन होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। और प्लेटिनम के लिए हम प्लेटिनम का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये सेकंड जो है प्लेटिनम का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे PTCl4 है, ये प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है। अगर हम इसमें स्टेनस क्लोराइड मिक्स करते हैं, इसको स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, तो इससे प्लेटिनम का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है और ये स्टेनस क्लोराइड जो है स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ और 2 यहाँ पर लगा देता हूँ तो इधर क्लोरीन जो है वो 8 हो जाती है और इधर यहाँ पर 4 और 4 8 हो जाती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है बैलेंस है। तो यहाँ PTCl4 से जो प्लेटिनम बना है, जैसे ये पहले वाला ऑक्सीडेशन का केस था, तो ये कौन सा केस है? रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम जो है वो 4 पॉजिटिव था और यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज हो जाती है तो वो क्या होता है? रिडक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट कर लेना है। लास्ट में देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होती है। तो ये एक NCERT क्वेश्चन है, व्हाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर आप इसको समझिए कि अगर कोई सॉलिड के ऊपर गैस की एडजॉर्प्शन हो रही है, ये गैस मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं जब इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये इस तरह की प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों होती है, मतलब कि इसमें हीट इवॉल्व क्यों होती है, ये आपको बता रहा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H जो है वो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप हो रही है तो आपने इस तरह की एक इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बोलते थे। ये +1 में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आपने इसको स्टडी किया होगा। तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि कोई प्रोसेस अगर अपने आप होती है, जैसे एडजॉर्प्शन होती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि डेल्टा G जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा G नेगेटिव लाने के लिए हमें देखना है कि डेल्टा H और डेल्टा S का हमें क्या करना है। अब देखिए ये गैस डेल्टा S जो है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेल्टा S जो है ये एक रैंडमनेस एंट्रोपी के लिए ये सिंबल है। रैंडमनेस मींस फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गैस के सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं तो रैंडमनेस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मींस कि डेल्टा S तो क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। तो डेल्टा S अगर नेगेटिव है तो ये पूरा फैक्टर नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा H भी पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा G कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, मतलब अपने आप नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि डेल्टा S तो नेगेटिव है ही और ये सारा फैक्टर पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ हमें क्लियर हो गया है कि डेल्टा S तो नेगेटिव होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी होना चाहिए, तभी डेल्टा G नेगेटिव आ पाएगा। तो इसलिए डेल्टा H नेगेटिव होने से ही ये प्रोसेस फिजिबल हो पाती है। तो डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए? एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक ही होती है। तो इस क्वेश्चन को आपने ठीक से समझ लेना है और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सभी आपको समझकर नोट कर लेने हैं।